आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे लागत की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि आपको विदित ही है, कोई भी उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन में 5 साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से भूमि को लगान का भुगतान किया जाता है, भवन को किराए का भुगतान किया जाता है, पूंजी को ब्याज का भुगतान किया जाता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है, प्रबंधक को वेतन दिया जाता है और साहसी को लाभ या हानि के रूप में उत्पादन में प्रतिफल प्राप्त होता है। तो किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उस पर कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। आपको उत्पादन करना है तो आपको श्रम भी लेकर आना होता है। उत्पादन में श्रमिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसको मजदूरी दी जाती है। थोड़ी मशीनों के रूप में पूंजी भी लानी होती है, पूंजी को ब्याज देना होता है। इसी प्रकार से कच्चे माल के लिए भी पैसा होता है, लाइट बिजली का जो पैसा लगता है वो भी होता है, पैकिंग मटेरियल पर भी पैसा खर्च होता है, कोई सुपरवाइजर रहते हैं तो उनको वेतन भी देना पड़ता है। तो ये किसी भी वस्तु के उत्पादन पर जो सारे खर्चे होते हैं उनको लागत की संज्ञा दी जाती है। कई प्रकार की लागत होती है, इसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। वास्तविक लागत क्या होती है, स्पष्ट लागत क्या होती है, अस्पष्ट लागत क्या होती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि जो लागतें हैं वो 2 प्रकार की लागतें होती है। कुछ लागतें ऐसी होती है जो उत्पादन आप करें चाहे नहीं करें वो देनी ही पड़ेगी। जैसे आपने कोई भवन किराए पे ले रखा है, आप उसमें उत्पादन करें या नहीं करें उस भवन का आपको किराया देना पड़ेगा। आपने उत्पादन की दृष्टि से कुछ मशीनें खरीदी हुई है, उस मशीन में जो पूंजी का विनियोग किया हुआ है, आप उत्पादन करें या नहीं करें उन पूंजी का ब्याज देना पड़ेगा। पर कुछ लागतें ऐसी होती है जो परिवर्तनशील होती है। आप उत्पादन करेंगे तो लगेगी, बाकी नहीं लगेगी। अगर हम उत्पादन करेंगे तो ही श्रमिक को बुलाएंगे, बाकी हम नहीं बुलाएंगे। उत्पादन करेंगे तो ही कच्चा माल लेकर आएंगे, बाकी नहीं लेकर आएंगे। उत्पादन करेंगे तो ही पैकिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी, बाकी नहीं होगी। तो उत्पादन में मुख्य रूप से 2 प्रकार की लागतें होती है। एक लागतें होती है जो स्थिर लागत होती है और दूसरी लागत होती है जो परिवर्तनशील लागत होती है। स्थिर लागत वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। उत्पादन शून्य करेंगे तो भी लगेगी, उत्पादन बढ़ाने के साथ बढ़ती भी नहीं है। इस प्रकार की जो लागतें होती है वो स्थिर लागतें होती है। जैसे उत्पादन में जो हमने फैक्ट्री है उसमें पूंजी का विनियोग कर रखा है वो स्थिर लागत है। हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, उसका मिनिमम बिल जो आएगा वो स्थिर लागत है। हमने टेलीफोन लगा रखा है, उसमें मिनिमम बिल जो आएगा वो स्थिर लागत है। तो बहुत सारी लागतें ऐसी होती है जो स्थिर होती है। एक उत्पादक उत्पादन करे या नहीं करे वो उनको भुगतान करना ही पड़ता है। तो स्थिर लागतें हम बोल सकते हैं वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। उत्पादन शून्य होने पर भी उनका मान वही होता है, उत्पादन बढ़ाने पर यह न बढ़ती है न घटाने पर घटती है। जैसे आपने कोई भवन किराए पे ले रखा है उत्पादन की दृष्टि से, तो उसका किराया है। आप प्रोडक्शन 10 करेंगे तो भी वही लगेगा, 100 करेंगे तो वही लगेगा, 1000 करेंगे तो भी वही लगेगा। आपने उत्पादन की दृष्टि से एक मशीन ले रखी है, उस मशीन में आपने मान लो 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगा रखी है, तो उस पूंजी का ब्याज वही लगेगा। आप मशीन से 10 प्रोडक्शन करें या 100 करें या 1000 प्रोडक्शन करें। तो स्थिर लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। उत्पादन को शून्य करने पर शून्य भी नहीं होती है और उत्पादन को बढ़ाने पर बढ़ती भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं इसमें कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत जो है, जैसे क्वांटिटी आप 0 करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहनी है। मान लीजिए 10 करोड़ रुपीज़ है तो 10 करोड़ रुपीज़ ही रहना है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इस प्रकार से होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन जो है, उत्पादन शून्य होने पर भी ये 10 रहती है। उत्पादन 1 करेंगे तो भी 10 रहेगी, 2 करेंगे तो भी 10 रहेगी, या 2, 4, 6 आप कितना भी प्रोडक्शन करें। स्थिर लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। यानी उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ नहीं रही है, उत्पादन शून्य होने पर भी ये शून्य नहीं होती है। ऐसी लागत को हम स्थिर लागत कहते हैं। एक उत्पादक को कई प्रकार की स्थिर लागतों का सामना करना पड़ता है। अगर वह उत्पादन बंद भी कर देता है तो उनका भुगतान तो उसको करना ही पड़ता है। तो अगर अल्पकाल में उसको हानि हो रही है तो हम आगे जब प्रतियोगिता की बात करेंगे तो बताएंगे कि स्थिर लागत के बराबर हानि को वो उसको सहन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो स्थिर लागत की बात हमने करी कि कुल स्थिर लागत है वह उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। अब देखिए, अगर मैं औसत स्थिर लागत की बात करूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे,
एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 10 में 1 से डिवाइड करेंगे 10। अब देखिए स्थिर लागत घटती जा रही है 3.33, 2.52। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे स्थिर लागत जो होगी वो घटती चली जाएगी, क्योंकि देखिए अगर आपने मान लीजिए एक कमरा ले रखा है, वो 5,000 रुपये किराए पर है। अब आप उसमें एक ही आदमी रह रहा है तो एक आदमी पर किराया लगा 5,000। अगर आप उसमें 5 आदमी रह रहे तो एक आदमी पर किराया लगा 1,000। उसमें 10 आदमी रह रहे तो एक आदमी पर किराया लगेगा 500। इसी प्रकार से जो स्थिर लागतें होती है, उत्पादन बढ़ाने के साथ प्रति इकाई लागत घटती रहती है, क्योंकि ये तो स्थिर रहनी है, तो प्रति इकाई लागत घटेगी। प्रोडक्शन 100 कर देंगे और ये 10 होगा तो यहाँ 0.1 हो जाएगा। इस प्रकार से स्थिर लागत होती है। तो यहाँ देखिए हम किस प्रकार से टोटल फिक्स कॉस्ट होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम समझेंगे कि क्या होता है। जैसे देखिए स्थिर लागत जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे स्थिर रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट अभी मैंने बताया कि आप उत्पादन 0 करेंगे तो भी 10 रहेगी, उत्पादन आप 2 करें, उत्पादन आप 10 करें, उत्पादन 20 करें, ये वही रहने वाली है। तो यहाँ देखिए अगर हम देखिए यहाँ से आप देखेंगे इसका जो ढाल है वो ढाल नीचे होता चला जाता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेंगे ढाल नीचे होता चला जाएगा। तो अगर हम औसत स्थिर लागत की बात करेंगे तो औसत स्थिर लागत का कर्व जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे जाता चला जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये लगातार एक बार स्टार्ट होने के बाद लगातार नीचे जाता जाएगा, पर कभी भी एक्स अक्ष को ये स्पर्श नहीं करेगा। अभी मैंने देखा, जस्ट अभी आपने देखा कि अगर प्रोडक्शन 100 हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा तो 0.01 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा तो 0.001 हो जाएगा। पर लागत स्थिर एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं होती है, कुछ ना कुछ लागत ये रहेगी। तो यहाँ ये क्लियर है कि किस प्रकार से स्थिर लागत की निकाली जाती है, एवरेज स्थिर कॉस्ट क्या होती है। दूसरी जो बात हम करेंगे, दूसरी लागत होती है परिवर्तनशील लागत। सेकंड जो लागत होती है वो होती है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन 0 करने पर 0 हो जाती है और उत्पादन को बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ऐसी लागतें जैसे हमें उत्पादन नहीं करना है तो हम श्रमिक को नहीं बुलाएंगे, उत्पादन नहीं करना है तो हम कच्चा माल लेकर नहीं आएंगे, उत्पादन नहीं करना है तो हम पैकिंग मटेरियल नहीं लेके आएंगे, उत्पादन नहीं करना है तो बिजली का अतिरिक्त पैसा हमारा नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लगेगा। तो ये जो लागतें उत्पादन घटने के साथ घटती है और बढ़ाने के साथ बढ़ती है। आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा कच्चा माल चाहिए, ज़्यादा पैकिंग मटेरियल चाहिए, ज़्यादा श्रमिक चाहिए। उत्पादन कम करेंगे तो कम कच्चा माल चाहिए, कम पैकिंग मटेरियल चाहिए, कम ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम श्रमिक चाहिए। तो परिवर्तनशील लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के साथ बढ़ती है और घटाने के साथ घटती है। तो यहाँ देखिए उत्पादन हम मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ देखिए ये तो 0 है। अब देखिए मान लीजिए 3, 7, 12, 16, देन 19, देन 21। तो ये देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन 0 होने पर 0 हो रही है, एक बार देखिए बढ़ रही है 3 से 4, 4 से 5, कभी बढ़ती है उसके बाद ये गिरती है। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व ये 0 के साथ स्टार्ट होगा, ये इस प्रकार से उल्टे एस आकार का होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो ये बताता है कि शुरू में लागतें आसमान होती है और एक सीमा के बाद कॉस्ट जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे देखिए फर्स्ट में ये कॉस्ट जो है स्टार्टिंग में देखिए मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, उसके बाद ये क्या है उन्नतोदर है। तो ये बताती है कि अल्पकाल में हम उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे तो एक बार प्रति इकाई लागत घटेगी, एक सीमा से ज़्यादा अगर हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागत बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगी, घटने के स्थान पर बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि हमें पैमाने की अमितव्यता प्राप्त होगी। तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट पहले मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, उसके बाद उन्नतोदर होता है। यहाँ हम देखेंगे कि पहले देखिए अगर हम इसको करें तो फर्स्ट ये है 10 के बाद आप देखिए 18, देखो कॉस्ट गिर रही है 18, 24, 28, 30,
इसके बाद 30 के बाद मान लीजिए हो गया 36 और ये हो गया 56। तो एक बार देखिए एवरेज कॉस्ट, देखिए पहले से 8 से 6 हुई, 6 से नीचे गिरी, उसके बाद तेजी से बढ़ने लगती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, वो इस प्रकार से मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तनशील लागत है वह उत्पादन शून्य करने पर शून्य हो जाती है और उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ जाती है। अब देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम निकालें औसत परिवर्तनशील लागत, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम क्वांटिटी का भाग देंगे। तो यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6, ये वापस 6 आया, ये 8 आया। देखो एक सीमा तक गिरी, ठीक है, उसके बाद ये बढ़ने लग गई। पहले तो देखिए नीचे हो रही है, नीचे हो रही है, नीचे हो रही है, ये नीचे हुई, उसके बाद वापस इंक्रीज होने लगी। यही कारण है कि ये देखिए पहले मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होती है, उसके बाद पहले नतोदर होती है, उसके बाद उन्नतोदर हो जाती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप देखेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिरती है, एक सीमा तक गिरती है, उसके बाद वापस बढ़ने लग जाती है। तो किस प्रकार से हम परिवर्तनशील लागत को निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा कुल परिवर्तनशील लागत है, ये कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इससे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। तो देखिए पहले ये, फिर ये ढाल गिरता है, उसके बाद वापस ढाल बढ़ जाता है, क्लियर। तो यहाँ देखिए पहले कॉस्ट थी यहाँ, फिर ये स्लोप गिरा, उसके बाद वापस स्लोप बढ़ता है। तो इस प्रकार से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे गिरती है और वापस बढ़ती है, यानी ये यू आकार की होती है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इस प्रकार से टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट होती है, दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो उत्पादन में जो कुल कॉस्ट लगती है उसकी हम बात करेंगे। तो उत्पादन में क्या होता है, टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी एक उत्पादन की कुल लागत जो होती है वह दो प्रकार की लागत का जोड़ होती है। उत्पादन में कुछ लागतें ऐसी होती है जो स्थिर होती है, जिसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, और कुछ लागतें ऐसी होती है जो परिवर्तनशील होती है, उसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट दोनों का जोड़ होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इसको करके बताते हैं कि किस प्रकार से, देखिए ये होता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहनी है, प्रोडक्शन शून्य हो चाहे कितना भी हो। उत्पादन बढ़ने के साथ फिक्स लागतें बढ़ती नहीं है, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10, यहाँ तो शून्य हो गई, 10, 18, 24, 28, फिर 30 हुई, मान लीजिए 42, ये 56, ये 80। तो टोटल कॉस्ट बराबर होता है ए प्लस बी का जोड़ होगा। टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10, ये 20, 28, 34, ये 38, ये 40, ये 52, ये 66, ये 90। अब देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तीनों चारों निकाल देते हैं, फिर मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा आपको। तो इसमें क्यू का भाग देंगे, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट में किसका भाग देंगे, क्यू का भाग देंगे। तो यहाँ फर्स्ट देखिए 10 में 1 से डिवाइड किया 10, 10 का 2 से डिवाइड किया 5, 10 को 3 से डिवाइड किया 3.3, 10 को 4 से डिवाइड किया 2.5, 10 को 5 से डिवाइड किया 2.0, 10 को 6 से किया 1.67, 7 का आएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 8 का आएगा 1.25। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट आई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8। अब यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6, यहाँ वापस आया 7, यहाँ वापस आया 8, यहाँ वापस आ गया 10। यानी देखिए वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे गिरी फिर बढ़ी। अब एवरेज कॉस्ट
देखिए टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज इधर भी मैं क्यू का भाग दे दूं और इधर भी क्यू का भाग दे दूं तो क्या होगा, ये होगा एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट बटे क्वांटिटी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे क्वांटिटी, यानी एवरेज कॉस्ट होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। या एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देंगे। दो सूत्र हमारे पास है, इस सूत्र में से देखिए हमारे पास ये टोटल कॉस्ट है सी, देखिए इसको 0 से डिवाइड करें फर्स्ट, 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 1, या इन दोनों को जोड़ें 10 प्लस 10 20, 28 में 2 से डिवाइड करेंगे 14, या 5 प्लस 9 जोड़ेंगे तो भी आएगा 14, 34 को इससे डिवाइड करेंगे तो 11.3, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 11.3, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9.5 आएगा, 5 8 जा 40, या इनको 2 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। क्लियर? और ये आएगा 8.67, ये आएगा 9.4 और ये आएगा 11.25। इस प्रकार से एवरेज कॉस्ट भी एक बार नीचे गिरती है, बाद में ये तेजी से बढ़ने लगती है। एक और लागत की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका चित्र बनाना चालू करेंगे। तो देखिए अगली चीज और एक और है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए दो फॉर्मूले, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी। किसी वस्तु की, किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई या किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से उसकी कुल परिवर्तनशील लागत में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं, या किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन होने से उसके कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। आप मार्जिनल कॉस्ट दोनों सूत्र से निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी। ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर भी 10, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए ये आएगा 10। अब देखिए यहां से यहां का अंतर 8, यहां से यहां का अंतर भी 8, तो चाहे आप इससे निकालें चाहे इससे निकालें 8 ही आएगा। इन दोनों का अंतर 6 है, यहां पर भी अंतर का 6 है तो मार्जिनल कॉस्ट 6। यहां अंतर देखिए 4 है, यहां पर भी अंतर 4 है, मार्जिनल कॉस्ट 4। यहां अंतर आप देखेंगे 2, यहां पर भी 2 है तो मार्जिनल कॉस्ट 2। अब यहां 12, यहां पे भी 12। अब देखिए एक निश्चित सीमा के बाद गिरने के बाद तेजी से बढ़ रही है, यहाँ 14, यहाँ पे भी 14, और यहाँ आप देखेंगे तो 24, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 24। तो सीमांत लागत भी देखिए एक बार नीचे गिरती 10, 8, 6, 4, 2 तक गिरी, फिर वापस बढ़ने लगी। तो आप यहाँ देखिए 3 लागतें, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे गिरता है फिर बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट भी नीचे गिरा 8 तक फिर बढ़ा, यानी ये ज़्यादा नीचे गिरा, ये कम नीचे गिरा, और मार्जिनल कॉस्ट और भी नीचे गिरा और उसके बाद में बढ़ा। तो ये 3 लागतें होती है, वो यू आकार की होती है। ये जो लागत है वो लगातार गिरती है तो गिरती चली जाती है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी इकाई लागत यू आकार की नहीं होती है, तो हम वहां पर लिखेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट यू आकार का नहीं होता है, क्योंकि ये एक बार गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। बाकी सभी लागतें एक बार गिरती है फिर बढ़ने लग जाती है, ये भी नीचे गिरी फिर बढ़ने लग गई, ये सब यू आकार की होती है। आगे चलकर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको मैथमेटिकल रूप से बता दिया लागतें किस प्रकार की है, इसके बाद हम वापस चर्चा करते हैं। अब देखिए हमने एक चीज देखी कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका हम चित्र बना के दिखाते हैं आपको। तो यहां देखिए ये टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हमारा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट। अभी आपने जो ड्राइंग देखी उस ड्राइंग में सब जगह 10 का अंतर था, टोटल कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। जो टेबल बना रखी है उस पूरी की पूरी टेबल में हर जगह 10 का अंतर था। तो जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों के अंतर होता है फिक्स कॉस्ट का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन बना सकते हैं। ये आपका प्रोडक्शन है और ये आपकी एवरेज कॉस्ट। ये यहाँ हमने लिया टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स हो तो 10 10 10 10 जैसा मैंने बताया फिक्स रहती। टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरू में ये घटती हुई होती है, बाद में बढ़ती हुई होती है। तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो भी शुरू में ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होती है, बाद में ये उन्नतोदर होती है।
तो इस प्रकार से आपको लागत जो है वो लागत के बारे में हमने इसमें बात करी। अब देखिए औसत लागत की बात करते हैं, तो औसत लागत जो होती है अलग अलग की बात हम वापस कर लेते हैं। अब देखिए कैसे होता है, तीनों का मैं अलग अलग करके बताता हूं। पहला चित्र है ये टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, इससे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। ये आपका है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इससे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। और जो तीसरा चित्र है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये टोटल कॉस्ट, इससे हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। तो यहां देखिए, पहले देखिए ये ढाल जो है लगातार गिरता है, जैसे जैसे आप चलेंगे गिरता चला जाएगा ढाल, पहला, फिर और नीचे हो गया, फिर और नीचे हो गया, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये नीचे जाता जाएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कर्व होता है वो उत्पादन में होने वाली वृद्धि के साथ नीचे जाता चला जाता है। यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट लिया हमने, यहाँ एवरेज फिक्स कॉस्ट लिया। इसमें क्या होता है देखिए, एक बार ये मूल बिंदु है, ये उत्पादन को बता रहा है, ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आप समझ रहे हैं पहली चीज़। अब देखिए ढाल गिरा और वापस ढाल बढ़ता है, तो यहाँ देखिए पहले ये ढाल था, इसके बाद ढाल नीचे आता है, उसके बाद ढाल वापस बढ़ता है। तो ये पहला, ये नीचे आया, ये वापस बढ़ा, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीसरे में यहां देखिए ये फर्स्ट है, ये ढाल गिरता है और वापस ढाल बढ़ता है, तो वो का वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये फर्स्ट था, ये नीचे गिरा, ये वापस बढ़ा, तो ये एवरेज कॉस्ट। अब देखिए ये जो कर्व है ये हमेशा एक बार अगर ये गिरना प्रारंभ हो जाएगा तो लगातार गिरता चला जाएगा, वापस ये नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे ये ढाल गिरता चला जाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो और ढाल गिरेगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार गिरता हुआ होता है, पर कभी भी एक्स एक्स को टच नहीं करता, क्योंकि कभी भी लागत जो होती है फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट देखिए ये यहां से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लागत शून्य पर भी लागत होती है, पर परिवर्तनशील लागत जब उत्पादन शून्य हो जाते हैं तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाती है, इसलिए शून्य के यहां से स्टार्ट हुआ है। तो यहां देखिए शुरू में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते, एक बार उत्पादन के जो पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं, कई प्रकार की मितव्ययताएं मिलती है, उसकी वजह से एक बार कॉस्ट गिर रही होती है। तो शुरू में ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है और उसके बाद कॉस्ट बढ़ती हुई होती है, तो ये उन्नतोदर हो जाता है। तो ये उल्टे ऐसा आकार का टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। और यहाँ देखिए ढाल पहले था, फिर नीचे गिरा, फिर वापस बढ़ा, इस वजह से नीचे गिरा और ये बढ़ा। अब ये देखिए टोटल कॉस्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ से किया, क्योंकि ये जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, या मैंने बनाया नहीं पर ये इतनी फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो स्टार्टिंग ही 0 पर भी 10 से स्टार्ट होती है, जैसा कि तालिका में आप देखेंगे। तो जो टोटल कॉस्ट है वो हो सकता है तालिका मैंने एक बार शून्य भी लिख दिया हो, पर वहाँ जो होगा शून्य पर भी टोटल कॉस्ट 10 होगी हालांकि। तो आप उसको चेक कर लेना कि इस प्रकार से जो अलग अलग कॉस्ट है वो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए एवरेज कॉस्ट जो होती है वो एवरेज कॉस्ट इन दोनों का योग होती है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगी। इसी कारण ये नीचे ये थोड़ी सी ऊपर है, क्योंकि इन दोनों में ये ऐड होती है। एवरेज कॉस्ट बराबर होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो अगर इन सभी लागतों को हम एक साथ बनाकर देखें तो देखिए इसको करके बताता हूं आपको कि ये सारी लागतें हम एक साथ लेंगे, उसके बाद हम सीमांत लागत भी लेंगे और फिर सीमांत लागत को भी इसके अंदर मिक्स करके आपको दिखाएंगे, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहां देखिए मैं सारी लागतों को एक साथ कर रहा हूं। ये टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये इसका ऐड होकर टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट के साथ देखेंगे पहले वाले में आप देखेंगे कि ढाल गिरता है, हम ऐसा करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां डाल देते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर यहां डाल देते हैं, तीसरा परपेंडिकुलर यहां तीसरा ये डाल दिया। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाले में ये जो ढाल है वो
पहला ये, फिर ये, फिर ये, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो लगातार नीचे गिरती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले ढाल ये था, फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर हुआ। तो पहले जो ढाल था ये मान लीजिए यहाँ था, उसके बाद ये नीचे गया, फिर वापस ऊपर हुआ, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और ये एवरेज कॉस्ट इन दोनों का जोड़ होती है, तो एवरेज कॉस्ट वाला भी जो होगा वो एवरेज कॉस्ट, इन दोनों का एडिशन होता है, इसलिए एवरेज जो कॉस्ट होती है वो ऊपर होती है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए पहला ढाल, ये दूसरा ढाल, ये तीसरा ढाल। अब इनका देखिए, ये फर्स्ट, अब इसका देखेंगे तो ये फर्स्ट ढाल, ये सेकंड ढाल, और वापस ये थर्ड ढाल। इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, इनमें जो स्लोप है उसके माध्यम से हम एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की गणना कर सकते हैं। अब एक बात और आती है, सीमांत लागत को किस प्रकार से निकालते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ढाल से देखिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए दो तकनीक है। ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और इससे स्टार्टिंग से इसी ढाल पर मेरा टोटल कॉस्ट है। अब इन दोनों के ढाल से सीमांत लागत की गणना की जा सकती है। मान लीजिए पहला ढाल मैंने यहां लिया, दूसरा ढाल यहां लिया, और तीसरा ढाल वापस इंक्रीज पे लिया, तो यहां देखिए ये ढाल और ये ढाल बराबर है, दूसरा ये ढाल, इसका भी ये ढाल, और तीसरा इसका ढाल, चाहे आप इसका ढाल ले, वापस ऊपर बढ़ता है। तो सीमांत लागत पहले बढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर वापस बढ़ेगी। ये इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो हम तीनों प्रकार की जो लागतें हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट इसमें निकालते हैं। अब देखिए इन्हीं लागतों को अगर हम केवल इकाई लागतों को एक साथ लें तो किस प्रकार से लेंगे, देखिए। अब हमारे पास जो कॉस्ट है, इकाई लागत, तो इसमें देखिए फर्स्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार नीचे गिर रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक बार गिरी और उसके बाद बढ़ी। एवरेज कॉस्ट इन दोनों का जोड़ होती है, मार्जिनल कॉस्ट इनको मिनिमम बिंदु पर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट पहले मिनिमम हो जाएगी। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट यहां मिनिमम हो गई, अब देखो इनके न्यूनतम बिंदु को काट रही है। जहां एवरेज कॉस्ट न्यूनतम है उसके बराबर, जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट न्यूनतम है वहीं बराबर है। जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट न्यूनतम होगी वहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट के। जहां एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होगी तो वहां पे भी एवरेज कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट के। तो इस प्रकार से देखिए सीमांत लागत क्या है, किसी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत लागत की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, तो ये जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी लागत यू आकार की नहीं होती है, तो देखिए ये भी यू आकार की है, ये भी यू आकार की है, मार्जिनल कॉस्ट में भी देखिए यू बन रहा है, अक्सर ये भी यू बन रहा है, ये भी यू बन रहा है, पर एक ही कॉस्ट ऐसी है जिसमें यू नहीं बन रहा है, लगातार नीचे गिरेगी, वापिस ये कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगी, लगातार नीचे ही गिरती चली जाएगी। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इकाई लागतों में से कौन सी लागत यू आकार की नहीं होती है, तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट लिखना है। अगली बात हम करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या संबंध है। हम एक और लागत की बात कर रहे हैं, एसी व एमसी में संबंध। एसी और एमसी में संबंध देखिए,
ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। नीचे यहां हो गई मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम और यहां हो गई ऊपर। यहां मिनिमम बिंदु पर AC बराबर MC। इनमें क्या संबंध है? सामान्य रूप से एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में जो संबंध बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत भी गिरती है और तेजी से गिरती है। जिस स्पीड से औसत लागत गिरती है उससे ज़्यादा तेज सीमांत लागत गिरती है। जो मैंने तालिका बताई उसमें भी देखेंगे कि औसत लागत एक गिर रही है पर सीमांत लागत दो गिर रही है। आप तालिका को पीछे जाकर आप देख सकते हैं। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है। और तीसरा, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे तेज बढ़ती है। वापिस समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध है तो आप इसमें 3 रिलेशन बताएंगे। जब औसत लागत गिरती है, देखिए ये औसत लागत गिर रही है तो सीमांत लागत तेज गिर रही है। ये इतनी गिरी, ये इतनी गिर गई, ये इतनी गिरी, ये इतनी गिर गई, ये इतनी गिरी, इतनी गिरी। तो जब औसत लागत गिरती है तब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है मार्जिनल कॉस्ट से। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो AC बराबर होता है MC के। जब औसत लागत बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। 3 जो रिलेशन है वो ये है कि जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत तेज गिरती है। हम देखिए टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट बटा Q। तो टोटल कॉस्ट बराबर होता है एवरेज कॉस्ट गुणा Q। अब इसका अवकलन करें देखिए जब औसत लागत गिरती है तो AC बड़ी होती है MC से। देखो यहां गिर रही है तो देखिए AC ज्यादा है MC कम है। जब AC गिरती है, फर्स्ट देखिए जब AC गिरती है तो AC बड़ी होती है MC से। देखिए यहाँ AC ज़्यादा है, यहाँ MC कम है। तो मेरे पास है TC बराबर AC गुणा Q। मैंने प्रथम अवकलन किया d/dq ऑफ TC। ये प्रथम फलन गुणा द्वितीय का अवकलन, एक हो जाएगा Q का, प्लस द्वितीय फलन गुणा प्रथम का हमको अवकलन करना है। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है AC में हम कुछ जोड़े। ये देखिए गिरती है तो ये नेगेटिव होगी, गिरती है तो नेगेटिव होगी, यानी AC में से इसका प्रथम अवकलन घटेगा तो MC के बराबर होगा। क्या समझेंगे? ये गिरने की स्थिति है, इसका मतलब ये प्रथम अवकलन इसका क्या है? नेगेटिव है, यानी AC में से इसको घटाएंगे, AC में से इसको घटाएंगे तो MC के बराबर होगा। इसका मतलब है AC ज्यादा है MC से, क्योंकि AC से कुछ घटाने पर, ये देखिए ये नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव ले लिया कि प्लस Q गुणा DQ बटे AC इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि इसमें AC में से कुछ घटाने के बाद AC बराबर MC होता है। मान लीजिए AC है 10 और ये जो Q गुणा DQ Q गुणा d/dq ऑफ AC का मान है -2। तो 10 में से -2 घटाएं तो ये MC के बराबर होता है, यानी MC बराबर 8 है और AC बराबर 10 है, यानी AC इज ग्रेटर देन MC। दूसरी चीज, जब AC मिनिमम है तो AC बराबर है मिनिमम है, तो इसका ढाल क्या है? देखिए यहां AC गिरती हुई है तो ढाल ऋणात्मक है। जब AC मिनिमम है तो देखेंगे क्या होगा। अगली बात देखेंगे, जब AC न्यूनतम होती है तो AC बराबर MC। तो देखिए टोटल कॉस्ट बराबर है एवरेज कॉस्ट गुणा क्वांटिटी, d/dq ऑफ टोटल कॉस्ट प्रथम फलन गुणा द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणा प्रथम का अवकलन। इसका मान क्या होता है? 0, क्योंकि ढाल 0 होता है, यानी इन दोनों का जोड़ 0 होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट
बराबर, ये आपका शून्य हो गया, इसका प्रथम अवकलन तो AC के बराबर होगा। और तीसरी चीज, जब AC बढ़ती है तो MC उससे ज्यादा होती है, तो इसकी बात देखेंगे। थर्ड चीज देखेंगे, जब AC बढ़ती है तो MC इज ग्रेटर देन AC। देखिए, टोटल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट गुणा क्वांटिटी, D/d क्यूब टोटल कॉस्ट प्रथम फलन गुणा द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणा प्रथम का अवकलन, ये ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि बढ़ती हुई है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो AC में कुछ जोड़े Q गुणा DQ बटे AC, तो इसके बराबर होती है कुछ जोड़ने पर। जैसे ये है 10, इसमें 2 जोड़ा तो ये हुई 12, तो मार्जिनल कॉस्ट हुई 12, एवरेज कॉस्ट हुई 10, तो MC इज ग्रेटर देन AC। ये एक मैथमेटिकल वर्जन की हमने बात करी। सामान्य रूप से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उससे तेज गिरती है, तो इस जगह पर AC विल बी ग्रेटर देन MC। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसके बराबर होती है, AC बराबर MC। और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत तेज बढ़ती है, तो MC इज ग्रेटर देन AC। ये संबंध होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी तरह से समझा कि अल्पकालीन लागतें कैसे होती है और इनको किस प्रकार से निकाला जाता है। मैं समझता हूँ विभिन्न प्रकार की लागतों को समझने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।